हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की सीरीज में एक नई वैरायटी कवर करेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। जैसे आपने देखा था इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, वैसे ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। अब ये हमको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिन चीज़ों को मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिटेल में कवर किया है। फिर भी मैं ये सम को स्टार्ट करने से पहले उन बातों को एक शॉर्ट में दोहरा देता हूँ। वो चार इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला फॉर्मेट, दूसरा टाइमलाइन, तीसरा डिविडेंड और चौथा राइट इशू। चलो हम फॉर्मेट की बात करते हैं। तो जैसे आपको डिबेंचर्स में फॉर्मेट था, सिमिलरली यहाँ पर भी फॉर्मेट है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड की जगह पे क्या लिखना है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स लिख देना है। अब जैसे वहां पर आपको बॉन्ड और डिबेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता था, यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलेगा। बाकी सेम कॉलम है एवरीथिंग, और सेम यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी नंबर ऑफ शेयर्स और डिविडेंड लिखना है आपको। इस बात को ध्यान में देना है। तो अब दूसरी बात टाइमलाइन की। जैसे हम डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट में टाइमलाइन बनाते थे और वहां पर टाइमलाइन का बड़ा क्रूशियल रोल रहता था हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और हमारा सम सिस्टमैटिक कंप्लीट करने के लिए। उसी तरह यहाँ पर टाइमलाइन अगर आपको बनाना है तो बनाइए, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। बिना टाइमलाइन के भी आपका सम इजीली हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होता है बार बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फिर भी अगर आपको टाइमलाइन बनाना है तो आप बना सकते हो। जैसे आप जानते हो कि टाइमलाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आपको ये जानना है कि आपका अकाउंटिंग ईयर एंड कहाँ पर हो रहा है। और जो मैं सम कराने वाला हूँ उसका अकाउंटिंग ईयर मार्च को एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कब होगा, अप्रैल को स्टार्ट होगा। तो मैंने देखो यहाँ पर एक टाइमलाइन बना के रखी है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मार्च तक ऐसा बना दिया है मैंने। तो मैं बना रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है, विदाउट टाइमलाइन भी शेयर्स की वैरायटी वाला सम कंप्लीट होता है। ओके, जस्ट मैं स्टेप काउंट करने के लिए और सिस्टमेटिक ढंग से कंप्लीट करने के लिए मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ। बट यहाँ पर टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ही नहीं है बार बार। ओके, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड, जैसे आपको डिबेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता था, बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट मिलता था, वैसे ही यहाँ पर शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलेगा। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है समझने की कि आपको कौन सा डिविडेंड आपका होगा और कौन सा डिविडेंड आपको एडजस्ट करना होगा, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिटेल में कवर किया है। फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भी ओपनिंग शेयर्स होंगे वो आपके होंगे, उसके ऊपर अगर आपको कोई डिविडेंड मिलता है तो आप वो रिसीव करोगे। और ड्यूरिंग द ईयर जो आपने परचेज किया है शेयर्स, अगर उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए 23 और 24 एक अकाउंटिंग ईयर है, उसके बाद 24 और 25 एक नया अकाउंटिंग ईयर है। आपका करंट ईयर ये है। ओके, आप यहां पर हो 24 25। तो अब 24 25 में जब 23 24 अकाउंट क्लोज होगा, इसका फाइनल अकाउंट तैयार हो जाएगा, उसके बाद बोर्ड मीटिंग होगी, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना। बट वो डिविडेंड डिक्लेयर कहां पर होगा, 23 24 का 24 25 में डिक्लेयर होगा, बिकॉज उसके 31 मार्च को तो अभी क्लोज हुआ है ना। तो अप्रैल मई जून तक उसका डिक्लेयर यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर होगा, बिकॉज वहां पे फाइनल अकाउंट तैयार होगा, उसके बाद बोर्ड मीटिंग होगी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना। तो इसीलिए आपको जो 24 25 मींस आपके जो करंट ईयर में आपको जो डिविडेंड मिल रहा है वो डिविडेंड कौन सा होगा आपका, यहाँ पे जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड कौन सा होगा आपका, 23 24 का। तो जो 23 24 में तुम्हारे पास शेयर्स थे, उसी के ऊपर जो डिविडेंड तुमको 24 25 में मिलेगा वही तुम्हारा डिविडेंड होगा। इन शॉर्ट मैं कहूं कि यहाँ पर जो क्लोजिंग शेयर थे, यहाँ पर आके जो ओपनिंग शेयर्स हो गए। अब ये जो ओपनिंग शेयर्स थे, बिकॉज यहां पर वो शेयर्स क्या थे, क्लोजिंग थे। यहां पर वो क्लोजिंग शेयर्स थे, जितने आपने खरीदे थे वो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, और वहां पर जाकर वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा अगले ईयर में, दिस इज 24 25 में। तो यहाँ पे जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो आपका होगा। अब आप कुछ शेयर्स यहाँ पे भी खरीदोगे, 24 25 में भी आप कुछ शेयर्स, न्यू शेयर्स खरीदोगे, आप न्यू परचेज करोगे, तो इसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा वो आपका नहीं रहेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज 23 24 में आपके पास वो शेयर्स थे ही नहीं। बात समझ में आ रही है क्या, कि 23 24 में आपके पास वो शेयर थे ही नहीं, वो किसी और के पास शेयर्स थे। तो उसने जब वो शेयर्स आपको 24 25 में बेचे हैं तो वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेचे होंगे, बिकॉज उसको पता होगा कि इसके ऊपर डिविडेंड आने वाला है 24 25 में। ओके,
तो आपको वो जो न्यू शेयर्स आपने परचेज किया है उसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा वो आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। मैंने इसका पूरा डिटेल बताया है इंट्रोडक्शन लेक्चर में, प्लीज जाकर वो देखिए। ओके, अब उसको मैं यहाँ पर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, प्लीज चेक कीजिए वो लेक्चर और उसके बाद इस वैरायटी को समझिए। अब यहाँ पर 24-25 में आपको कुछ बोनस शेयर्स मान लो अनाउंस हुआ, आपको बोनस शेयर्स मिले, तो ये बोनस शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, बिकॉज डिविडेंड 24-25 का नहीं है, डिविडेंड 23-24 के लिए अनाउंस यहाँ पर हो रहा है। तो बोनस शेयर्स तो यहाँ पर थे ही नहीं, वो तो यहीं पर अनाउंस हुए हैं, यहीं पर वो न्यू बॉर्न है, तो उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा नहीं। उसी तरह राइट शेयर्स पर, अगर आप कोई राइट शेयर्स खरीदते हो 24-25 में, तो सिमिलरली जो डिविडेंड मिल रहा है वो 23-24 में मिल रहा है, और ये राइट शेयर्स यहाँ पर थे ही नहीं, तो आपको इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। अगर सम कंडीशन में कहता है कि नहीं इसके ऊपर भी डिविडेंड दो तो बात अलग होती है, बट लॉजिकली इसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो आपको डिविडेंड किस पे मिलेगा, ओपनिंग पे मिलेगा, जो आप डिविडेंड कॉलम में रिसीव करोगे, और आपको जो न्यू परचेज करोगे उसके ऊपर आपको डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट, वो भी आपको कॉस्ट कॉलम में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने डिविडेंड के बारे में बात कर लिया। अब नेक्स्ट राइट शेयर्स के बारे में बात करता हूँ कि राइट शेयर्स क्या होता है, कि जब कंपनी नए शेयर ऑफर करती है तो सबसे पहले वो अपने जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको ऑफर करती है कि क्या आप परचेज करना चाहते हो एक सर्टेन रेशियो में। अगर जो शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उसको परचेज करना चाहता है तो वो परचेज कर सकता है, या तो फिर वो ये भी कर सकता है कि अपने राइट्स को गिव अप करके किसी और को ट्रांसफर कर दे, किसी बाहर वाले को वो शेयर सेल कर दे और उससे वो प्राइवेटली पैसा कलेक्ट कर ले। जब कभी भी राइट शेयर होल्डर बाहर वाले को बेचता है, किसी थर्ड पर्सन को बेचता है अपने राइट्स, तो जो भी पैसा वो कलेक्ट करता है, जो भी उसका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो प्राइवेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अगर सम कहेगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तभी जाके आपको वो रिकॉर्ड करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने चारों बातें कवर कर ली, अबाउट फॉर्मेट, अबाउट टाइमलाइन, अबाउट डिविडेंड, अबाउट राइट इशू। अब हम सम को आगे बढ़ाते हैं और प्रैक्टिकली सम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं सम को रीड करता हूं, तो सम को रीड कर लेते हैं। मिस्टर अशोक एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ अनमोल लिमिटेड। यहाँ पर इन्वेस्टर का नाम क्या है, मिस्टर अशोक, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अशोक, और ये इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए वाले, फेस वैल्यू 10 रुपया है, और कौन सी कंपनी के, अनमोल लिमिटेड। तो इक्विटी शेयर्स ऑफ अनमोल लिमिटेड अकाउंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट वो इक्विटी शेयर्स ऑफ अनमोल लिमिटेड में कर रहा है ना, तो इसलिए उसका अकाउंट आ जाएगा। अब फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी भी आप परचेज करोगे तो आप कहाँ पे दिखाओगे, डेबिट साइड दिखाओगे, और अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो भी आप कहाँ पे दिखाओगे, डेबिट साइड ही दिखाओगे। ओके, ये बात को ध्यान रखना है। अब ये आपको लिखना नहीं, आपको पेंसिल से लिख लो, लिखना है तो जस्ट समझने के लिए, एग्जाम में जाके ऐसा ऊपर लिखना नहीं है। ओके, अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में जब कभी भी आप सेल करोगे तो क्रेडिट साइड में दिखाओगे, और अगर आपको डिविडेंड मिला आपके ओपनिंग बैलेंस पर, किस पर, ओपनिंग शेयर्स पर, तो आप डिविडेंड यहां पर रिकॉर्ड करोगे। ओके, और अगर आपको लॉस हुआ सेल करने पर, तो लॉस भी आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड। जो भी बातें मैंने ऊपर लिखी है आप पेंसिल से लिख सकते हो, और उसके बाद इरेज कर देने का सम में, एग्जाम्स में जब आप लिखोगे, ताकि आपको याद रहे कि बाबा परचेस यहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं, सेल यहाँ पे लिखते हैं, लॉस यहाँ पे लिखते हैं, और अगर डिविडेंड मिला ओपनिंग बैलेंस पर तो वो इस डिविडेंड की कॉलम में रिसीव करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 अप्रैल 2015 को आपके पास, देखो एक बॉक्स बना के दिया है, उसमें 1500 शेयर्स आपके पास ऑलरेडी थे, मतलब ओपनिंग बैलेंस था ये 34,500 जिसका कॉस्ट था, और देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस है ये। तो मैं यहाँ पे टाइमलाइन में लिख देता हूँ कि 1 अप्रैल को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। ओके, ओपी मीन्स ओपनिंग बैलेंस। जैसा मैंने कहा है कि टाइमलाइन जरूरी नहीं है, बट मैं बना रहा हूँ जस्ट टू कवर सिस्टमेटिकली। फिर 15/5/2015 को 1000 शेयर्स आपने परचेज किया 22 पर शेयर्स, तो यहाँ पर आपको 15/5 मतलब 15 मई को आपने खरीदा। ओके, तो परचेज किया, तो मैंने पी डाल दिया, पी फॉर परचेज। देन 15/7 दैट इज जुलाई, आपने 2500 शेयर्स बोनस शेयर रिसीव किए। देखो यहाँ पर रेशियो में नहीं दिया, डायरेक्टली बोनस शेयर दे दिया, नहीं तो बहुत बार आपको रेशियो में देता है और ढूंढना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया है, तो यहाँ पर 2500 बोनस शेयर्स आपको रिसीव हो रहे हैं, और डेट है वो 15/7, सो 15 जुलाई। यहाँ पर
15th को आपको बोनस शेयर मिला, दैट इज बी। देन नेक्स्ट, फिर आपको 15 दिसंबर को आपने 1500 सेल कर दिया शेयर्स, 22 रुपीज पर शेयर्स, ओके। तो वहां पे लिख देंगे हम लोग सबसे पहले कि 15 दिसंबर के 22 दिसंबर क्या था, नहीं 15 दिसंबर, ओके 15। तो यहाँ पर 15 को आपने सेल कर दिया 15 दिसंबर को। देन उसके बाद फिर आपने 1 मार्च 2015 को 1000 शेयर सेल किए 24 रुपीज पर। तो आपको 1 मार्च को भी आपने ट्रांजेक्शन की, 1 मार्च को सेल ट्रांजेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। On 1st September 2015, dividend at the rate rupees 3 per share was received for the year ended 31st March 2015। कहता है कि 1 सितंबर 2015 को आपको डिविडेंड मिला पर शेयर 3 रुपीज। तो देखिए यहाँ पर 1 सितंबर मीन्स यहाँ पर आपको डिविडेंड मिला, दैट इज डिविडेंड, ओके, और ₹3 पर शेयर मिला है। इसीलिए मैं टाइमलाइन बनाता हूँ ताकि जब हम लोग सम करें तो सीक्वेंस भूल ना जाए। बाकी इसमें बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना नहीं है, बट टाइमलाइन बनाना अच्छी बात होगी ताकि आप सीक्वेंस में फॉलो करोगे। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आगे सम्स को देखेंगे तो आगे कहता है आपका सम कि ऑन 10th November 2015 द कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन पेमेंट ऑफ ₹20 पर शेयर्स। कहता है कि 10 नवंबर को 2015 को कंपनी ने राइट शेयर इशू किया और रेशियो रखा कि आपको राइट शेयर 1 मिलेगा, 1 शेयर मिलेगा अगर आपके पास 5 शेयर रहेंगे और 1 शेयर की कीमत रहेगी 20 रुपये। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपको 10 नवंबर को राइट इशू हुआ है, ओके, रेशियो में। और रेशियो क्या था आपका 1:5। बोल रहे ना 1 शेयर मिलेगा अगर आपके पास 5 जूने रहे। तो हेल्ड मतलब क्या होता है, जूने। जहां पे हेल्ड लिखा रहेगा उसके आगे जो भी नंबर है वो आपके ओल्ड इक्विटी शेयर है। तो 1:5 का रेशियो रखा यहाँ पर उन्होंने, ओके, राइट इशू के लिए। उसी तरह बहुत बार बोनस के लिए दिया रहता है, बट यहाँ पर डायरेक्टली आपको बोनस का दे दिया है। उसके बाद नीचे कहता है कि मिस्टर अशोक सब्सक्राइब 50% ऑफ द शेयर्स एंड सोल्ड रिमेनिंग ऑन हीज राइट्स एट द रेट ₹3 पर शेयर्स। कहता है कि मिस्टर अशोक ने जो राइट इशू उनको ऑफर हुए उसमें से 50% मिस्टर अशोक ने खरीदा और बाकी 50% 3 रुपीज के हिसाब से उन्होंने बाहर सेल कर दिए। जैसा मैंने अभी बात किया कि ये 50% जो उन्होंने खरीदा है, सब्सक्राइब किया है राइट इशू, उसकी एंट्री तो आएगी, पोस्टिंग तो आएगी, बट जो ₹3 पर शेयर उन्होंने खरीदा है उसका बाहर सेल कर दिया है, उसका कोई पोस्टिंग्स नहीं आएगा, ओके। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन बोलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ तो वहां पर उसकी पोस्टिंग आएगी, अदरवाइज हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में उसकी कोई पोस्टिंग आने वाली नहीं है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। You are required to prepare investment in equity shares account in the books of Mr. Ashok for the year ended 31st March 2016. Round of figures to be nearest rupees. Means अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आप उसको राउंड ऑफ कर दो, वैसा कुछ, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, सम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है आपको, मैं ये इरेज कर लेता हूं। ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू आपके डिबेंचर वाले सम से, ओके। थोड़ा फास्ट होगा बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं है तो जल्दी जल्दी होगा। तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल 2015 को 1500 शेयर्स थे, 34,500 उसका कॉस्ट था। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डेबिट में दिखाएंगे 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज हमारे पास सेम अकाउंट में नाम नहीं लिख सकते ना, इक्विटी शेयर के अकाउंट में इक्विटी शेयर नहीं लिख सकते, ओके। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब नंबर ऑफ शेयर कितने थे 1500। अब डिविडेंड तो अनाउंस होगा तब रिसीव करेंगे ना, सितंबर में, सॉरी हाँ सितंबर में है, तो तब तक डिविडेंड के ऊपर डैश आ जाएगा, ओके। अब कितने का खरीदा 34,500 का, ये कॉस्ट वैल्यू था इसका, ओपनिंग बैलेंस का। हो गया, पहली ट्रांजेक्शन हो गई। हम नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रांजेक्शन है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। देन सेकंड वाला ले लेते हैं, आपने परचेज किया। अब देखिए
आपने 1 मई को परचेज किया, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 1 मई, परचेज यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में 1 मई 2015। अब परचेज किया तो क्या गया होगा, पैसा गया होगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। एक छोटा सा ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, बिकॉज परचेज किया तो पैसा गया होगा ना, पैसे की लेन देन होगी तो बैंक अकाउंट आ गया। कितने 100 शेयर्स आपने परचेज किए, 1000 शेयर्स परचेज किए और परचेज प्राइस क्या था 22 रुपीज। तो यहाँ पे 1000 इंटू 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 शेयर्स लिख दूंगा नंबर ऑफ शेयर्स में, और अमाउंट में आ जाएगा 22,000। ओके, सिंपली यहाँ पे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं है, इसीलिए ये सम जल्दी हो जाएगा। देन आपने 15 यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अभी 15 आपको 15 जुलाई को क्या मिल रहा है, बोनस शेयर्स मिल रहा है। कितने बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, 2500। तो आप रिसीव ही कर रहे हो ना, इट्स लाइक परचेज, तो यहीं पे लिखेंगे। ओके, आपको बोनस शेयर्स मिल रहा है ना, तो आपका अकाउंट में ऐड हो जाएगा, तो हमको डेबिट में ही दिखाना है। तो 15 जुलाई, तो यहाँ पर 15 जुलाई 2015, अब बोनस शेयर लिखना पड़ेगा, बिकॉज बैंक अकाउंट नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये शेयर्स फ्री में मिल रहे हैं ना, आपने कोई कॉस्ट नहीं पे किया, इसका 1 रुपया भी नहीं पे किया, सब बोनस शेयर्स कंपनी की तरफ से फ्री में मिल रहे हैं। कितने शेयर्स थे ये, आपको 2500 शेयर्स थे, तो नंबर में आ जाएगा 2500 शेयर्स। बट आपने कोई पैसा ही नहीं पे किया है, तो कॉस्ट की कॉलम में क्या आ जाएगा, नील, बिकॉज बोनस शेयर क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना शेयर होल्डर्स को, तो कोई कॉस्ट ही नहीं पे किया। तो ये भी हो गया। अब डिविडेंड की बारी आ गई। अब जैसा मैंने कहा था, एक वर्किंग कर लेते हैं छोटी सी, कि आपको डिविडेंड मिल रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देते हैं। अब डिविडेंड देखो 2 शेयर्स में मिलेगा, जैसे मैंने बताया था आपको, एक तो ओपनिंग बैलेंस में मिलेगा, आपके पास ओपनिंग शेयर्स होंगे उसके ऊपर, और आपने परचेज किया उसके ऊपर। ओके, अब ओपनिंग पे जो भी था आपका वो आप रिसीव करोगे, तो ओपनिंग कितना था आपके पास, देखिए यहाँ पर 1500 शेयर्स। ओके, 1500 शेयर से नंबर। बट हमेशा याद रखोगे डिविडेंड किस पे मिलता है, आपको फेस वैल्यू पे मिलता है। अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो आपको इंटू 10 करना पड़ता, फेस वैल्यू निकालना पड़ता, फिर उस फेस वैल्यू पे आपको परसेंटेज अप्लाई करना पड़ता। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली डिविडेंड आपको रुपीज में दे दिया है। देखिए हम पढ़ते हैं, ऑन 1 सितंबर 2015 डिविडेंड एट द रेट ₹3। परसेंटेज में नहीं दिया, अगर परसेंटेज में दिया होता तो मैं ये नंबर्स को फेस वैल्यू में कन्वर्ट करता, मल्टीप्लाई बाय 10, फिर 15,000 आ जाता, फिर 15,000 पे जो भी परसेंटेज होता वो अप्लाई करता। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको 3 रुपीज पर शेयर आप रिसीव कर रहे हो। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, मीन्स जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो चुका है उसके लिए रिसीव करोगे ना, 3 रुपीज पर शेयर। तो मेरे पास कितने शेयर थे ओपनिंग में, 1500, तो इंटू 3 कर दूंगा, तो अमाउंट आ जाएगा 4500। अब ये मैं क्या कर लूंगा, रिसीव कर लूंगा। अब जो मैंने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, मैंने कितने शेयर्स परचेज किए, देखो ये तो ये वाले, ये तो बोनस शेयर है ना, तो इसका तो कुछ भी नहीं आएगा। बट ये शेयर तो मैंने परचेज किया कि नहीं किया, 1000 शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, तो इस पे परचेज पे मुझे डिविडेंड मिलेगा 1000 शेयर्स पे भी। अब 1000 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से कितना आ गया, 3000। बट जो भी परचेज का डिविडेंड होता है मुझे वो क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है ना, बिकॉज जब ये डिविडेंड 2014-15 में जब ये शेयर्स मेरे पास नहीं था, मैंने तो 15-16 में खरीदा है, जस्ट इस अकाउंटिंग ईयर में खरीदा है, यस और नो, तो ये प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है। तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड मेरा नहीं होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट, और जो ओपनिंग शेयर्स जो मेरे पास प्रीवियस ईयर में थे वो शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा मुझे वो रिसीव करना है, तो क्रेडिट साइड में आएगा इसका। तो डेट डाल देते हैं सबसे पहले डिविडेंड की, 1 सितंबर 2015। अब यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा, बिकॉज पैसा आ रहा है ना डिविडेंड आफ्टर ऑल। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लिखेंगे, ओपनिंग पे जो आप रिसीव कर रहे हो, ओके, 4500 वाला। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स कब यूज होगा यहाँ पर कॉलम, जब आप सेल करोगे, अदरवाइज आपका नंबर ऑफ शेयर यूज ही नहीं होने वाला क्रेडिट साइड का, जब तक कि आप सेल नहीं करते। ओके, ध्यान रखना इस बात को। तो नंबर ऑफ शेयर मत लिख देना गलती से वहां पर, वो कॉलम स्पेसिफिक जब सेल करोगे तभी यूज करना है। ओके, ध्यान रखना इस बात को। तो डिविडेंड कहां पे रिसीव करेंगे, डिविडेंड की कॉलम में। देखो मैंने ओपनर लिख भी रखा है आपको समझाने के लिए, आ गया। अब आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। देखो ये वाला डिविडेंड परचेस वाला,
तो वो कहाँ पे कॉलम में एडजस्ट करेंगे, परचेज की कॉलम में एडजस्ट करेंगे, दैट इज कॉस्ट कॉलम में। ओके, यहाँ पे 1 सितंबर 2015 बाय बैंक अकाउंट, बिकॉज हमको कॉस्ट एडजस्ट करना है ना, ये हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, ध्यान रखना इस बात को। वर्किंग नोट नंबर 1 से दोनों बातें आई है। नंबर ऑफ शेयर नहीं लिखना है जब तक कि हम सेल नहीं करते। और आपको कौन सी कॉलम में एडजस्ट करना है, कॉस्ट की कॉलम में एडजस्ट करना है। ओके, डिविडेंड रिसीव की कॉलम में एडजस्ट नहीं करना है, बिकॉज हमको कॉस्ट एडजस्ट करना है। और अमाउंट है हमारा 3000 रुपीज, बिकॉज हमने जो ये शेयर की कीमत, जो ये शेयर खरीदे थे ना 22,000 पे, वो इन्फ्लेटेड प्राइस था, बिकॉज सामने वाले को पता था इसके ऊपर क्या मिलने वाला है, डिविडेंड, तो उसने इन्फ्लेटेड प्राइस पे हमको बेचा था। तो ये जो 20,000 रुपीज हमको जो मिला है वो हमने पे किया, बराबर है, बट उसके ऊपर 3000 हमने वापस रिसीव कर लिया ना, तो फिर ये 22,000 करेक्ट प्राइस नहीं है, इसीलिए हमने क्रेडिट साइड में जाकर 3000 एडजस्ट कर दिया, ताकि प्राइस एडजस्ट हो जाए। अभी प्राइस कितना हो जाएगा, 19,000 है ना, यहाँ पे डेबिट है तो वहां पर क्रेडिट है, तो एक दूसरे को माइनस कर देगा, और 19,000 एग्जैक्टली राउंड, मतलब डेबिट क्रेडिट माइनस करने के बाद बचेगा। तो ये सब बताने का लॉजिक यही था कि हम डिविडेंड एडजस्ट क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा परचेज प्राइस है वो प्रॉपर परचेज प्राइस मिल जाए, वो एडजस्ट हो जाए, क्योंकि ये प्रॉपर परचेज प्राइस नहीं है जब तक कि वो एडजस्ट नहीं करेंगे, वो इन्फ्लेटेड प्राइस है, समझे। आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट। अब ये परचेज पे जो डिविडेंड मिला है वो एडजस्ट कर दे, तो वो भी क्रेडिट साइड में ही होगा। 1 सितंबर 2015 बाय बैंक अकाउंट, बिकॉज हमको उसको एडजस्ट करना है। ओके, अब ध्यान रखना एक बात को, नंबर तो यूज ही नहीं करना जब तक कि हम सेल ना करें। रिसीव थोड़ी कर रही है, हमारा थोड़ी है, हम ये एडजस्ट कर रहे हैं 3000। आप बोलेगे क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, तो जरा सोचिए कि लास्ट ईयर जब ये डिविडेंड अनाउंस हुआ था लास्ट ईयर के शेयर्स पे, तो क्या ये लास्ट ईयर के शेयर्स आपके पास थे, आपने तो अभी परचेज किए ना, और आपने कितना पे किया, 22,000, ऊपर से आपको 3000 वापस कंपनी की तरफ से आ गया, तो आपका जो यहाँ पे 22,000 वो रियल प्राइस है ही नहीं, क्योंकि 3000 तो वापस आपको आ गया, तो ये 22,000 माइनस 3000 करोगे तो जो 19,000 आता है एग्जैक्टली वो परचेज प्राइस होना चाहिए। तो वो 19,000 फिगर लाने के लिए हमने क्या कर दिया, ये डेबिट में लिखा था, तो हमने वो डिविडेंड जो रिसीव किया उसको क्रेडिट में जाके एडजस्ट कर दिया। कॉस्ट कॉलम में क्यों लिखा, बिकॉज जब हम परचेज करते हैं तो कॉस्ट कॉलम में लिखते हैं ना, तो इसकी कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए हमको भी कॉस्ट कॉलम में ही लिखना पड़ेगा। बात समझा, नहीं तो हमारे पास जो परचेज प्राइस है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये 22,000 जो प्राइस हमने लिखा है वो फॉल्स प्राइस है, समझ में आ रहा है, इन्फ्लेटेड प्राइस है। ठीक है, आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट। डिविडेंड रिसीव कर लिया, ये रहा डिविडेंड। अब राइट शेयर्स की बारी आ गई, तो हमको वर्किंग करना पड़ेगा, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे इरेज ही कर देता हूँ, बेटर रहेगा ऑप्शन। हाँ, तो राइट शेयर्स के लिए सबसे पहले वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 2, राइट इशू। अब कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा राइट इशू निकालने से पहले। सबसे पहले जिस दिन राइट इशू अनाउंस हुआ उस टाइम तुम्हारे पास कितने शेयर्स थे, बिकॉज राइट इशू किस पे अनाउंस होता है, आपके पास जो शेयर्स होते हैं उसके रेशियो में अनाउंस होता है ना, तो आपके पास कितने शेयर्स थे वो जानना बहुत जरूरी है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, डेबिट माइनस क्रेडिट, कितने शेयर से मालूम पड़ जाएगा ना। तो डेबिट पे कितने हैं, देखिए यहाँ पे 2000 और ये 2500 और 2500, तो 5000 शेयर्स डेबिट में थे। अब क्रेडिट में कितने हैं, नथिंग, जीरो, तो यहाँ पे नील। तो डेबिट माइनस क्रेडिट कितना आ रहा है फिगर, 5000 का फिगर आ रहा है। मीन्स जिस दिन राइट इशू अनाउंस हुए आपके पास कितने शेयर्स थे, 5000 शेयर्स थे, बराबर ना। ये आपके ओल्ड शेयर्स थे जो आपके पास ऑलरेडी थे। अब आपको रेशियो का इस्तेमाल करना है, तो रेशियो हमेशा कैसा आता है, एन ओ, दैट इज न्यू एंड ओल्ड। पहला जो दिया रहता है वो न्यू होता है, मतलब जो आपको मिलेगा वो, और ओल्ड जो आपके पास ऑलरेडी था। तो एन ओ का मतलब यहाँ पे न्यू और यहाँ पे ओल्ड। तो आपके पास देखो रेशियो में क्या बोला है आपको, 1:5 है ना, मीन्स आपको एक नया शेयर मिलेगा अगर आपके पास 5 जूने हैं तो। देखो सब में लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे तो कहता है कि यहाँ पर
On 10th November 2015, the company made a right issue of equity shares in the ratio of 1 shares for every 5 shares held on payment of ₹20 per shares. 20 रुपये पे करने पड़ेंगे जो भी तुम्हारे राइट्स ऑफर होते हैं तुमको, ओके, पर शेयर के लिए। तो यहाँ पर एनओ था, न्यू और ओल्ड। तो सबसे पहला यहाँ पर 1 था, बिकॉज रेशियो क्या था 1:5। अब आपके पास ओल्ड कितने थे, देखो 5000 थे ना, तो ओल्ड के नीचे रख देंगे, ओके, ओल्ड के नीचे, बिकॉज ये ओल्ड शेयर थे ना आपके पास। अब बोलेंगे ऐसा कि अगर 1 पर 5 तो 5000 पर कितना, अगर 5 शेयर्स पर मुझे एक न्यू राइट मिलेगा तो 5000 ओल्ड शेयर्स पर मुझे कितने राइट शेयर्स मिलेंगे। तो हम लोग इसका क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके, इनटू और डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1000 शेयर्स आ जाएगा ना, ओके, इनटू और डिवाइड। आपका यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और बाजू वाले से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 1000 शेयर्स आ जाएंगे। ये आपके राइट इश्यूज है। बट अब इसमें से भी आपने क्या किया है, आपने 50% सब्सक्राइब किया और 50% आपने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया एट द रेट ₹3 पर शेयर। बट इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब इसका पहले 50% निकाल लेते हैं। इसका 50% कितना आएगा, दैट इज 500, और इसका 50% कितना आएगा, 500। तो 500 आपने खरीद लिए और जो 500 थे वो बाहर किसी को सोल्ड कर दिया, आपने राइट्स को गिव अप कर दिया। देखो ना आगे लिखा हुआ है कि मिस्टर अशोक सब्सक्राइब फॉर 50% ऑफ द शेयर्स एंड सोल्ड रिमेनिंग ऑन हीज राइट्स एट द रेट ₹3 पर शेयर, करेक्ट। तो मैंने कहा कि आपको इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है इसका। अगर आपको सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला होता तो हम लोग इसका निकालते, 1500 इंटू 3, 1500 रुपीज आ जाता, ₹3 इंटू 500, 1500 रुपीज आ जाता, और उसको हम लोग वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते, ओके। तो हमको रिकॉर्ड किसको करना है, जो शेयर उसने सब्सक्राइब किया। और एक शेयर की कीमत क्या थी, ₹20 थी ना, करेक्ट। तो उसने कितना पे कर दिया, 10,000 पे किया होगा, ओके। तो वो 10,000 हम लोग यहाँ पर, हाँ वो 10,000 हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। राइट इश्यूज, डेट क्या थी, 10 नवंबर थी 2015, टू बैंक अकाउंट, बिकॉज पैसा गया ना। अब आप सब्सक्राइब कर रहे हो मतलब परचेज कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पर कितने शेयर आ जाएंगे, 500 शेयर्स आपने परचेज किए, राइट शेयर्स, और उसका प्राइस क्या पे किया, 10,000 पे किया, ओके। तो यहाँ पर आपका राइट इशू भी हो गया। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट। अब आगे सोल्ड की बारी। 15 दिसंबर को आपने सोल्ड किया। अब सोल्ड के लिए आपको वर्किंग की बहुत जरूरत पड़ेगी, जैसा हम लोग डिवेंचर्स में वर्किंग करते थे उसी तरह कुछ यहाँ पर वर्किंग है, बस इंटरेस्ट नहीं आएगा, ओके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ बिकॉज मुझे वो रिक्वायर्ड होगा वर्किंग के लिए स्पेस। वर्किंग नोट, अच्छा इसका नंबर, इसका वर्किंग नोट था ना, वर्किंग नोट नंबर 2 था ये, हाँ वर्किंग नोट नंबर 3। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे कोई एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, जैसे वहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड लिखते थे वैसे ही। अब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर, नहीं दिया है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, ओके। बहुत बार आपको फेस वैल्यू दिया रहता है तो डिवाइड बाय 10 करके फिर आपको नंबर्स ढूंढने पड़ते हैं, जैसे हम लोग डिबेंचर्स में करते थे। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली नंबर दे दिया है कि 15 दिसंबर 2015 को आपने 1500 डिबेंचर्स शेयर्स सोल्ड किए, सॉरी। तो आपने कितने सोल्ड किए, 1500 सोल्ड किए। अब ये 1500 का क्या निकालना पड़ेगा, जैसे वहां पर हम लोग सेल प्राइस निकालते थे वैसे यहाँ पे भी सेल वैल्यू निकालेंगे, ओके। ये आपकी सेल वैल्यू आ गई, हाँ। अब कितने में बेचा आपने 1500, एक प्राइस क्या था आपका, 22 रुपीज, ओके। पर शेयर आपने कितने में बेचा, 22 रुपीज में। तो आपको कैलसी की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो कैलसी आपके पास होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ।
1500 शेयर्स इंटू 22, तो यहाँ पे 33,000 आ रहा है। ओके, तो आपने जो भी शेयर सेल किए उसका कितने शेयर वैल्यू पे सेल किया आपने? 33,000 पे सेल किया। अब ये सेल वैल्यू तो मिल गई, अब अगला स्टेप होता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढने के लिए आपको तो सेल वैल्यू तो मिल गया है, ओके, बट आपको प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढने के लिए आपने ये शेयर्स कितने में खरीदा था आपको पता होना चाहिए। अब आपको थोड़ी मालूम है कि कौन सा 1500 मैंने बेचा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब तो शेयर्स मिक्स हो गया है ना। आपको पता नहीं है कि कौन सा शेयर्स बेचा है, ऐसा थोड़ी पता है कि हमने ये ओपनिंग वाला ही बेचा है, ऐसे नहीं होता, सारे शेयर्स मिक्स हो जाते हैं ना, वो एवरेज हो जाते हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, इसका अगर परचेज वैल्यू ढूंढना है, क्योंकि जब तक कि हम परचेज वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। सेल वैल्यू तो है, अगर सामने परचेज वैल्यू मिल जाए तो हम लोग ढूंढ लेंगे कि हमारा प्रॉफिट क्या हुआ है, लॉस क्या हुआ है। तो परचेज वैल्यू ढूंढने के लिए जिस तरह हम डिबेंचर्स के टाइम पर एवरेज मेथड का इस्तेमाल करते थे, वेटेड एवरेज का, उसी तरह हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो देखिए आप, मैं परचेज वैल्यू निकालता हूँ, लेस परचेज वैल्यू। अब परचेज वैल्यू कैसे निकलेगी? सेम, कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। अब डेबिट का कॉस्ट प्लस कर ले सारा और रख दे, फिर क्रेडिट का कॉस्ट प्लस कर ले, रख दे, फिर नंबर ऑफ शेयर डेबिट के और क्रेडिट के और नंबर ऑफ शेयर सोल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास कितना है यहाँ पर? 34,500 प्लस 22,000 और प्लस 10,000, तो हमारे पास टोटल डेबिट कॉलम में 66,000 रुपीज हो रहे हैं। अब ध्यान रखना है कि बिना वर्किंग के पहले कभी पोस्टिंग मत करना, पहले वर्किंग बाद में पोस्टिंग। अगर आपने ये वैल्यू यहाँ पर लिख दिया तो आपको वैल्यू रॉन्ग मिलेगा, ये परचेज वैल्यू। तो आपको कभी भी ये वैल्यू डायरेक्ट वहां पे लिखना नहीं जब तक कि पूरी वर्किंग कंप्लीट ना हो जाए। पहले ही मैंने बताया है कि पहले वर्किंग बाद में पोस्टिंग। तो यहाँ पे 66,000 आ रहा है, माइनस क्रेडिट में कितना आ रहा है? देखो 3,000 आ रहा है, ओनली 3,000 है ना कॉस्ट कॉलम में। फिर डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पर? ये हो गए 2,500 और ये 2,005, तो 5,000 हो गए, तो और ये 500, तो 5,500 माइनस नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पर? नहीं लेना, कुछ भी नहीं है। अब मल्टीप्लाई बाय सोल्ड, तो देखो सोल्ड कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स 1,500। तो अभी हमको परचेस वैल्यू मिल जाएगा, इनका माइनस और मल्टीप्लाई, डिवाइड करके मल्टीप्लाई। तो यहाँ से सॉरी 66,500 है, ओके, मैंने यहाँ पे 66,000 लिखा है, 66,500 कैलसी पे मैंने वो 66,000 लिख दिया, बट कैलसी पे दिखा रहा है कि 66,500 इन सबका टोटल। ओके, तो 66,500 माइनस 3,000 डिवाइड बाय 5,500 फिर मल्टीप्लाई बाय 1,500। अब आपको आ रहा है यहाँ पर 17,318.1818 आ रहा है, तो 18 है ना, अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो मैं राउंड ऑफ कर देता। ओके, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसा लूंगा 17,318 और बाकी पॉइंट को इग्नोर करूंगा। ओके, समझा? तो अब देखो, ये आपका परचेज वैल्यू मिल गया। आपने कितने पे परचेज किया होगा? ये 1,500 शेयर 17,318 रुपीज पर, और आपने सेल कितने पे किया था? 33,000 पर। तो अब 33,000 माइनस 17,318 आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा, बिकॉज आपकी सेल वैल्यू ज्यादा है ना। और ना समझे तो ऊपर से नीचे माइनस करोगे, तो अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि प्रॉफिट है। और इतनी कॉमन सेंस ही बात है, अरे कोई चीज अगर 2 रुपए में खरीदते हो और 5 रुपए में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट ही होगा ना, यहाँ पे सेल वैल्यू ज्यादा है। ओके, तो माइनस कर लेते हैं, हमारा 33,000 माइनस 17,318, तो हमको यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है 15,682 का, ये क्या है हमारा? प्रॉफिट। अब मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसको पोस्ट कर सकता हूँ, मतलब अब सेल कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर सेल का डेट क्या था? 15 दिसंबर 2015 बाय बैंक अकाउंट, बिकॉज पैसा गया। वर्किंग नोट नंबर 3। अब नंबर ऑफ शेयर कितना किया सेल? 1,500। डिविडेंड तो अभी कुछ भी नहीं है इसके ऊपर,
वो निकालना ही नहीं है। और आपका कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल, मतलब ये जो सेल वैल्यू है ना वही आपकी कॉस्ट वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर। ओके, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट का कंसेप्ट ही नहीं है, तो इसीलिए जो आपकी सेल वैल्यू होती है वही आपकी कॉस्ट वैल्यू भी होती है। ओके, यही वैल्यू आपकी कौन सी वैल्यू होती है, कॉस्ट वैल्यू भी होती है, ध्यान रखना इस बात को। अब डिवेंचर में हम लोग इसको सेल वैल्यू लिखते थे, अगर इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट हो रहा होता तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमको कॉस्ट वैल्यू मिलती थी ना, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो सेल, बिकॉज यहाँ पे कोई इंटरेस्ट जैसा कंसेप्ट ही नहीं है, समझे, तो यही आपकी सेल वैल्यू आपकी कॉस्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जाके लिख देंगे 33,000। अब आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, क्योंकि परचेज का कोई यहाँ पर यूज नहीं होता है, सिर्फ प्रॉफिट ढूंढने के लिए होता है। अब आपको रिकॉर्ड क्या करना है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है। प्रॉफिट कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, देखो मैंने वहां पे लिख के रखा है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कौन सी कॉलम में, कॉस्ट कॉलम में, बिकॉज ना ये नंबर है ना ये डिविडेंड है। ओके, यहाँ पे नंबर कब आएगा, यहाँ पे नंबर जब आप परचेज करोगे या आपको राइट इशू मिल रहा है या बोनस इशू मिल रहा है तो ही रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स में छूना ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे पहले हम लोग ये जो हमको प्रॉफिट हुआ है। डेट क्या है हमारा, डेट है हमारी 15 दिसंबर 2015 टू बैंक अकाउंट, बिकॉज हमको कॉस्ट एडजस्ट करना है। वर्किंग नोट नंबर 3 कॉस्ट एडजस्ट करना है, बोल रहा हूँ, सॉरी, प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है। वर्किंग नोट नंबर 3, नंबर नहीं डिविडेंड नहीं, डायरेक्टली ये कॉस्ट कॉलम में जाएगा आपका प्रॉफिट, बिकॉज वैल्यू है ना वो 15,682। अब लास्ट आ गए हम लोग, वापस सेल का ही है हमको, तो सिमिलरली हमारा होगा। तो देखो मैं इरेज करता हूं, वर्किंग नोट नंबर 4 डाल देता हूं यहां पर। अब कुछ चीजें इरेज कर डालता हूं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 4 क्या कहता है आपको कि आपने कहाँ गया, 1 मार्च 2015 को आपने 1000 डिबेंचर सेल किए 24 पर शेयर्स। तो आपने सेल किए, तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 4, नंबर ऑफ शेयर्स कितने सोल्ड किए, तो आ रहा है आपका क्वेश्चन कहता है कि आपने 1000 शेयर सोल्ड किए, पहले वर्किंग बाद में पोस्टिंग। ओके, अब 1000 यही जो सेल वैल्यू होती है, दूसरा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट वैल्यू भी बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं होता, अभी बताया मैंने। तो 1000 इंटू 24, तो आपको कितना पैसा मिला होगा, 24,000 रुपीज मिला होगा। अब आपको सेल वैल्यू तो मालूम पड़ गया, बट ये कितने में परचेज किया था अगर मालूम पड़ जाए तो आप प्रॉफिट या लॉस निकाल लोगे। अब कितने में परचेज किया तो थोड़ी मालूम पड़ेगा, बिकॉज आपको थोड़ी मालूम है कि इसमें से कौन सा डिबेंचर है वो। ये फीफो थोड़ी कि पहले ये वाला बेचा फिर ये वाला बेचा, फीफो से तो नहीं सेल कर रहे हैं हम लोग, और ये एवरेज हो जाता है। तो आपको इसका परचेज प्राइस भी एवरेज से निकालना पड़ता है। ओके, तो क्या करेंगे, वही परचेज प्राइस कैसे निकालेंगे, ये 1000 डिबेंचर का कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट, नंबर ऑफ शेयर डेबिट माइनस क्रेडिट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। तो कॉस्ट की कॉलम को प्लस कर ले, ये सारा प्लस कर ले, तो यहां पर तक तो हमको 66,500 हो ही रहा था, करेक्ट है ना। ये सबका टोटल करना पड़ेगा 15,682। तो देखो इन सबका टोटल आ रहा है आपको 82,182। अब हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, तो 36,000 आ जाएगा, 3,000 प्लस 33। अब नंबर ऑफ डिबेंचर को टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 5,500 डेबिट वाला, क्रेडिट वाला कितना आ रहा है 1,500। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, दैट इज 1000। अब क्या करेंगे, पहले इनका माइनस, फिर इनका माइनस, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, और आपको मिल जाएगा आपका परचेस वैल्यू। फिर पर सेल वैल्यू में से परचेस माइनस करोगे तो मालूम पड़ जाएगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस। चलिए कर लेते हैं, माइनस 36,000, 82,182 से माइनस 36,000। अब 5,500 माइनस 1,500, तो आपको बचेगा यहाँ पर 4,000 डिवाइड बाई 4,000 हो जाएगा 46,182 का वैल्यू। हाँ, अब उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो आपको यहाँ पर आ रहा है 11,545.5। तो
5 है या 5 से बड़ा रहेगा तो मैं उसको राउंड ऑफ कर लूंगा, तो मैं उसको 46 कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर आपका परचेज वैल्यू आ रहा है 11,546.5 आ रहा है ना, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया। ओके, अब परचेज वैल्यू क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। अब देखो, आपने बेचा कितने में, 1000 डिबेंचर 24,000 में, आपने खरीदा कितने में था, 11,545 में, तो हमको प्रॉफिट होगा ना वापस, तो माइनस कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं हमारा प्रॉफिट। तो जब हम माइनस करेंगे 24,000 माइनस 11,546, तो 12,454, ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। पॉजिटिव आंसर है ना, बड़ा वाला सेल बड़ा वैल्यू था। तो हाँ, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हम लिख दिए। अब हम क्या कर लेंगे, पोस्टिंग कर देंगे, तो सेल क्रेडिट की तरह सेम 1 मार्च 2016 हो जाएगा ना, बिकॉज ईयर चेंज हो गया दिसंबर के बाद। बाय बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 4, 1000 डिबेंचर सोल्ड किए, डिविडेंड में तो कुछ नहीं आता है, सेल वैल्यू 24,000 था, और जो भी प्रॉफिट हुआ है वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर 1 मार्च 2016 टू बैंक अकाउंट, मैंने बोला है आपको कि ये नंबर नहीं छूना है ना डिविडेंड छूना है। इसको कब छूना है, सिर्फ जब आप डेबिट साइड में, जब कब छूना है, जब आप परचेज करोगे या राइट इशू मिला आपको, या आपको बोनस मिला। ओके, अदरवाइज आपको इसको छूना नहीं है। और आपको ये वैल्यू है ना, प्रॉफिट है, तो यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा कॉस्ट वैल्यू में 12,454। अब यहाँ पर हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट होती है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, टैली कर लेंगे। तो टैली करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स टैली करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, आपको बड़ा बैलेंस दोनों तरफ आएगा। यहाँ का बैलेंस कितना हो रहा है आपको, 3,500 2,500, और यहाँ का 5,500। तो बड़ा बैलेंस ये है, 5,500 दोनों तरफ आ जाएगा। ओके, छोटा बैलेंस माइनस हो जाएगा, तो आपको बैलेंसिंग कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2,500 छोटा बैलेंस है ना, ये दोनों का मिला के, तो आपको बैलेंसिंग आ जाएगा 3,000। मतलब सब परचेस और सेल करने के बाद आपके पास कितने शेयर बचे, 3,000 शेयर्स बचे हैं। कब क्लोज कर रहे हैं हम लोग, 31 मार्च 2016 पर। अब डिविडेंड की तो कुछ नहीं रहता है, शेयर में हमको कैलकुलेट, डिबेंचर्स में हमको कैलकुलेट करना पड़ता था इंटरेस्ट, कि जब मार्च को क्लोज कर रहे हैं तो कब तक, अब तक का इंटरेस्ट कितना अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपको इसको डैश करके अब टोटल लिख देना डिविडेंड। तो डिविडेंड आपको कितना मिला, 4,500, जो बड़ा बैलेंस था वो दोनों तरफ, 4,500, छोटा बैलेंस यहाँ पर कुछ नहीं है माइनस करने के लिए, तो वापस आ गया 4,500। अब जो भी आपका डिविडेंड था 31 मार्च 2016 को, इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, देखिए यहाँ पर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब आपका कॉस्ट कॉलम एडजस्ट करना है। अब देखो, अगर ऐसा लिखा होता सम में कि 31 मार्च 2016 को आपकी एक शेयर की वैल्यू 99 है, 100 है मार्केट वैल्यू, 120 है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता, जो हमारे पास शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई करते मार्केट वैल्यू से, फिर हमारा कॉस्ट कॉलम का वैल्यू निकालते, डेबिट माइनस क्रेडिट करके, फिर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू को कंपेयर करते और फिर वैल्यू लिखते। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली क्या कर लेंगे हम लोग, कॉस्ट कॉलम को एडजस्ट कर लेंगे। जो बड़ा बैलेंस है वो दोनों तरफ, छोटा बैलेंस माइनस, और डेफिनेटली बड़ा बैलेंस कहाँ पर है हमारा, ये वाला है ना, तो हम इनको सबका प्लस कर देंगे। ओके, इन सब का प्लस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ तक का तो वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल था, 82,182 यहाँ तक का है ना। अब उसमें खाली ये प्लस कर देना है, तो 82,182, मतलब यहाँ तक का वैल्यू तो हमारे पास था, अब ये प्लस कर देंगे उसके अंदर, 12,454, तो हमारा यहाँ का वैल्यू आ रहा है 94,636। डेफिनेटली वो वैल्यू छोटा है, यही वैल्यू बड़ा है, तो दोनों तरफ आ जाएगा 94,636। हाँ, तो 94,636 आपका दोनों तरफ चला जाएगा।
अब छोटा वैल्यू माइनस कर देंगे, छोटा वैल्यू कितना हो रहा है हम लोग कैलकुलेट करते हैं 36 और ये 24, 36 और 24 हो गया 60,000। अब बराबर आपके नंबर ऑफ डिवेंचर के सामने आना चाहिए ये, ओके, क्योंकि ये उसका वैल्यू है ना। तो हम लोग माइनस कर देंगे 60,000, तो हमको मिलेगा 34,636। और यहाँ पर आपका सम कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आपके दूसरे दोस्तों के साथ भी मेरा चैनल शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।